Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये एक लास्ट लेक्चर मेरे ख्याल में होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मैंने नस्ट साइड पे देखे थे, जिसकी वजह से मैं इस लेक्चर को अब आप लोगों को करवा रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सबको ना सिर्फ समझ में आएगा बल्कि मजा भी आएगा। तो भाई बात का आगाज करेंगे सिंपल तरीके से। मैं अभी तक आपको जब मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करता हूँ या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो जो सेंट बोर्ड का बच्चा है वो समझ जाएगा स्ट्रेट लाइन या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाकी फेडरल बोर्ड और ए लेवल्स बोर्ड के या पंजाब बोर्ड का बच्चा जानता है इस टॉपिक को एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ अ लाइन के 3 फॉर्मूलाज पढ़ाए थे। पहला फॉर्मूला क्या था उसके अंदर से मेरा बेटा, जब कभी आपको एंड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जब कभी आपको एंड पॉइंट्स गिवन होंगे, तब जिस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है। क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब एंड पॉइंट्स आपको किसी भी लाइन पे गिवन हो। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी बहुत दफा हम यूज कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर जरा इन इक्वेशंस के फॉर्मूलाज पे कुछ खेलने का होगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था मेरा बेटा? क्या होता है? x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय e बराबर होगा किसके? 1 के। और तीसरे नंबर पे जो फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये फॉर्मूला क्या कहलाता है? ये फॉर्मूला कहलाता है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो मेरा बेटा देखो, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m x माइनस का x1। ये तीनों फॉर्मूलाज मैं अभी तक लेक्चर के अंदर आपको कवर करवा चुका हूँ और बहुत दफा आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब कभी अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी और इस लाइन के ऊपर 2 एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एंड पॉइंट वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस का x1। फिर मैंने आपको कहा था कभी भी अगर आपके पास एक लाइन हो जो इंटरसेप्ट को कट कर रही है तो हम इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट गिवन हो x1, y1 और साथ में स्लोप गिवन हो, तो हम जिस फॉर्मूले को यूज करते हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ये फॉर्मूला होता है। अब आज की क्लास को प्रॉपर्ली मैं स्टार्ट करता हूँ। नस्ट के पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया, यूटी लाहौर के पास पेपर में क्वेश्चन आया, आईबीसीएस साइट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था उस पे जाने से पहले एक और फॉर्मूला, अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये 2 पॉइंट फॉर्मूला कौन सा है, सर इसका मतलब क्या है 2 पॉइंट फॉर्मूला। वहां पे नस साइड पे पूछ लिया गया था 2 पॉइंट फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अब बच्चा परेशान हो गया, 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। अल्लाह के वास्ते बेटा, ये एंड पॉइंट फॉर्मूले 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है। भाई 2 पॉइंट फॉर्मूले को अक्सर किताबों में आप देखोगे ऐसे करके आपको दिखेगा, y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस का y1 इक्वल टू के बाद यहाँ पे होगा x माइनस का x1 इंटू x2 माइनस का x1। आप किताबों में देखोगे तो आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला अलग से कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिख रहा होगा। मेरा बेटा ये सेम यही फॉर्मूला है, थोड़ा सा बस इसको मेकअप किया हुआ है। कैसे? गौर से देखो मेरा बेटा, ये y2 माइनस y1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद ये y2 माइनस y1 जो नीचे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पहले से नीचे क्या डिवाइड हो रहा है? x2 माइनस का x1 हो रहा है। अच्छा, ये x माइनस का x1 ऊपर
एज इट इज का एज इट इज मौजूद है। सही है भाई, देख लो मेरा बेटा क्या बन गया, ये वही चीज होती है। तो एंड पॉइंट फॉर्मूला या 2 पॉइंट फॉर्मूला एक ही चीज होता है मेरा बेटा, इसको देख के आपने कभी परेशान नहीं होना। अच्छा, मैं इस लेक्चर के अंदर मेजोरिटी आपको परपेंडिकुलर फॉर्म पढ़ाना चाह रहा हूँ, बट वो आगे चल के पढ़ाऊंगा परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। साथ ही मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ भाई, हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी तकरीबन आप तमाम बच्चे जानते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का b। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का b। यहाँ पे x और y पॉइंट होता है, m स्लोप होता है और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। ये फॉर्मूलाज भी अब तमाम लोग जानते हैं। तो अब जरा मैं कुछ रैपिडली आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ जो डिफरेंट पेपर्स के अंदर पूछे गए थे, ताकि आप इजीली उनके ऊपर सॉल्यूशन देख सको, आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे होते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, जल्दी से उतार लीजिए। अच्छा मेरा बेटा, अब देखिए हमारे पास पेपर में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट, बेतहाशा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या आया था पेपर के अंदर, एक इक्वेशन गिवन थी। लेट सपोज ये इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू के बाद 1। आपसे कहा जाता है कि बताओ इस इक्वेशन के अंदर आपको एक सिंपल इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन ये आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको नस साइड पे भी दिखेगा, फास्ट साइड पे भी दिखेगा, आईबीएस साइड पे भी दिखेगा, एनईडी साइड पे भी दिखेगा, यूटी लॉ साइड पे भी दिखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिंपल तरीके से इक्वेशन गिवन है मासूम सी। आपसे कहा जाता है कि बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर इक्वेशन क्या आपको वैल्यू देगी। आपको एक इक्वेशन गिवन है लाइन की, एक सिंपल जर्नल इक्वेशन गिवन है। आपसे क्या कहा जाता है, बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या कहा जाता है, बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब बच्चा परेशान हो जाता है, हालांकि बहुत ही आसान चीज है। क्या कह रहे हैं, बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर इसका फॉर्मूला क्या होगा। किसके ऊपर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर इसकी इक्वेशन क्या होगी या फॉर्म क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। यानी कि ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे इसका आंसर क्या होगा। देखो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ये आ रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। अगर आपको इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम होनी चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मेरा बेटा, ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस का b। है ना भाई, ये आपके पास आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, तो मैं इस इक्वेशन को y की फॉर्म में लिखूंगा, बाकी तमाम वैल्यू दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x। सही है, प्लस का 2x जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 2x हो जाएगा मेरा बेटा। अब देखो मुझे y की रिस्पेक्ट से आंसर चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स। तो अगर मैं इसको तरीके से लिख दूं, क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस का क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर कौन सा होगा, ये इक्वेशन होगी। यानी कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। यहां से अगर आपसे मैं कहूं स्लोप की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ y इंटरसेप्ट या b की वैल्यू क्या होगी, ये क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 3। जब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो सिंपल तरीके से आपको वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है मेरा बेटा। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो अगर आपके पास कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे कहते हैं कि बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे उसका आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से आप उसको इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज पेपर में आपको बहुत दिखेगा। इसी तरीके से एक और एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत आता है, और ये एमसीक्यूज क्या होगा कि मैं आपको अगेन मेन क्वेश्चन आपका यही रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको और एक क्वेश्चन पे भी करवा दूंगा। आपके पास अगेन मेन क्वेश्चन यही आ रहा है, आपसे कहते हैं कि भाई इसी इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ किसके ऊपर। लेट सपोज अब मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड करके बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्म के ऊपर। लेट सपोज मैं आपसे क्या कहता हूं, अब की बारी में करके बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्म के ऊपर। यानी कि अब की बारी में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्म पे इसका आंसर क्या होगा। किस पे आंसर फाइंड करने को कहता हूं आपको, स्लोप पॉइंट फॉर्म के ऊपर। तो आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, बच्चों बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले तमाम बच्चों को मालूम होना चाहिए स्लोप पॉइंट फॉर्म होती क्या है। अगर आपको यही नहीं मालूम है तो आपके लिए मुश्किलात आ जाएंगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है मेरा बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m x माइनस का x1। ये होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म, सही है ना। ये जो फॉर्म आपके सामने मैंने लिखी है स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है। तो अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन रख दूं और बोलूं इसकी वैल्यू स्लोप पॉइंट फॉर्म पे क्या होगी, या फिर मैं आपसे बोलूं एक और एमसीक्यूज, या फिर मैं आपसे कह दूं कि बताओ इस इक्वेशन से पॉइंट निकाल के बताओ पॉइंट क्या आ रहा होगा। एमसीक्यूज ये भी बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। यानी कि मैंने आपको मेन इक्वेशन दे दी, ये आपसे कहता हूं कि बताओ इस इक्वेशन का आंसर स्लोप पॉइंट फॉर्म पे क्या होगा, या फिर पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो भाई सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे आंसर निकाल लो। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, ये आ जाएगा नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 3x और आगे क्या है प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर सबसे पहले आपने क्या काम करना है मेरा बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है मेरा बेटा, सबसे पहला काम जो आपने करना है
वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना है। अब आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब जरा धीरज रखिएगा, गौर से बात समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, बात बिलियन डॉलर्स की है। देखो आपको अब यहाँ से आपने सबसे पहले आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑल्दो निकालनी है, मगर आपने पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे इसको कन्वर्ट कर दिया। जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया, किस पे कन्वर्ट कर दिया? यहां से अब आप स्लोप पॉइंट फॉर्म बनाओगे। मुझे मालूम है, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ये होता है y माइनस का y1। अब यहाँ पे देखो y1 कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा, अब जरा गौर से देखो, आगे मेरे पास मुझे इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि भाई स्लोप m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है मेरा बेटा? जाहिर सी बात है ये m की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, पहले निकाल चुका हूं, ये होगी नेगेटिव का 2/3। सही है। आगे क्या होता है? अच्छा, ये x इसके साथ एज इट इज आ रहा होता है, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? x का x एज इट इज। और फिर b की वैल्यू क्या आ रही होगी? b की वैल्यू हमारे पास सिंपल तरीके से देखो, b की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू क्या आ रही होगी, इसको अगर आपस में कंपेयर करवा दो तो मेरा बेटा x1 के सामने 1/3 आ रहा है, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का एज इट इज क्या आ जाएगा? 1/3 का 1/3। तो हमारे पास बेसिकली अगर मैं इसको कंपैरिजन करवाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? y माइनस का 0 माइनस का 2/3, x माइनस का 1/3। सही है। तो मेरे पास यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा? अच्छा, ये जो फॉर्म आई है ये वैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म आई है, और मेरे पास यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल तरीके से, इट विल बी 1/3, 0। क्या होगा मेरा बेटा? ये होगा 1/3, 0, क्योंकि ये जो बी आया था बेसिकली कौन सा पॉइंट आया आपके पास? वाई इंटरसेप्ट का। तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। किस तरीके से सिंपल कंपैरिजन करवाने से ऊपर आई है, दोबारा समझ लीजिए मेरा बेटा, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। किसी बच्चे को कोई भी मसला हो रहा है, गौर से देखो। देखो भाई, देखो भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, गौर से देखें। यहाँ पे आपके पास ये ओरिजिनली आपने क्या करा, आपके पास जो ये ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है, आपने इसका सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको यहाँ से स्लोप पॉइंट फॉर्म बनाना है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा? देखो भाई, गौर से देखो, आपके पास अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म बनाना है। मुझे पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y माइनस का y1। सही है ना? क्या होता है? y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद क्या होता है मेरा बेटा? इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से आ जाता है m का m एज इट इज, एंड देन हमारे पास आगे क्या हो रहा होता है? x माइनस का x1। आगे क्या होता है? सिंपल तरीके से x माइनस का x1, ये फॉर्मूला होता है ना भाई। अब देखो, आपके पास अगर इस y के सामने देखो तो आपके पास सिर्फ y मौजूद है, y1 नहीं मौजूद। इसका मतलब आपके पास y1 की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? वो 0 हो गई। सही है। आगे देखो, m के सामने वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव का 2/3। तो m के सामने नेगेटिव 2/2 आ रहा है, वो m की वैल्यू है। आगे अगर आप और से देखो, देखो x माइनस का x1 है। क्या है? x माइनस का x1। x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? ये कैसे फिगर आउट करोगे? इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट प्लस का आ रहा है तो एज इट इज x1 के अंदर चला जाएगा। ये पॉइंट अगर पॉजिटिव का है तो एज इट इज x1 में चला जाएगा। सिंपल तरीके से क्या बन गया? बन गया आपके पास सिंपल तरीके से 1/3। तो आपके पास क्या बन गया? ये नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का एज इट इज, और x1 की वैल्यू क्या होगी? 1/3 का 1/3। तो अगर अब यहाँ से आपको पॉइंट निकालना है, अगर यहाँ से आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्या बताओ, पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या होता है? x1 y1। तो भाई देखो, x1 की वैल्यू क्या आएगी? अगर इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवाओ तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव का 1/3, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये y1 होता है 0 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3, 0। मुझे मालूम है अभी आप परेशान हो रहे हो, खुदारा परेशान नहीं हो रहा, मैं इसको और एग्जांपल्स में भी क्लियर करूंगा। बिल्कुल अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फॉर एग्जांपल, खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन क्या आ रहा है? 3x प्लस का 4y माइनस का 8 इक्वल टू 0। मुझे सिंपल तरीके से एक इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है मेरा बेटा? ये इक्वेशन आ रही है 3x प्लस का 4y नेगेटिव का 8 इक्वल टू 0। मुझे इक्वेशन गिवन है, मुझसे कहा जाता है कि भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी निकालो और स्लोप पॉइंट फॉर्म भी निकालो, और पॉइंट भी फाइंड करना है। ऑप्शन पार्ट ए क्या कह रहा है, यानी कि 3 डिफरेंट एमसीक्यूज में आपको एक साथ सॉल्व करवा रहा हूँ। पार्ट ए में आपसे क्या कहता है कि भैया बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं फाइंड करके बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगी। और फिर पार्ट सी आपसे कह रहे हैं पॉइंट भी बताओ x1 y1 का क्या होगा। यानी कि आपको पॉइंट 4 गिवन होंगे भाई, चारों हो सकते हैं इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हो, आपको ओरिजिनल पॉइंट बताना है, ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा, करेक्ट पॉइंट क्या होगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले लेट सपोज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमेशा फाइंड करनी पड़ेगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालोगे? भाई देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस का b। ये बात तो सारे बच्चे मानते हो ना, क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस का b। तो अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है मेरा बेटा, क्या बन जाएगा? आप पूरी इक्वेशन को y की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? 4y इज इक्वल टू नेगेटिव का 3x प्लस का 8। ऐसा ही है मेरा बेटा, क्या बन जाएगा? 4y इज इक्वल टू नेगेटिव का 3x प्लस का 8। ओके, अब मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो y की रिस्पेक्ट से आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नेगेटिव का 3x डिवाइडेड बाय 4।
और प्लस का क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 3x, नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 4, नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 4, x का x एज इट इज, और ये 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से प्लस का 2 आ गया। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही होगी, ये बेसिकली इस ओरिजिनल इक्वेशन की क्या आ रही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ओरिजिनल इक्वेशन की क्या आ रही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ये आपके पास क्या आ रही है मेरा बेटा, ओरिजिनल इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, सिंपल तरीके से ओरिजिनल इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हो सकता है एमसीक्यूज आपके पास यही आ रहा हो सकता है एमसीक्यूज आपसे कह दे कि नहीं ये नहीं फाइंड करो, क्या फाइंड करके बताओ, हो सकता है आपसे कहा जाए स्लोप पॉइंट फॉर्म फाइंड करके बताओ, क्या कहा जाए आपसे, एग्जामिनर कह दे कि भाई बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगी। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही मजे का है, बहुत ही आसान सा है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। अगर आपसे कह दिया जाए स्लोप पॉइंट फॉर्म बताओ, तो भाई सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए स्लोप पॉइंट फॉर्म होती क्या, ये होती है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m का m एज इट इज x माइनस का x1। आपने कुछ भी नहीं करना है, इस इक्वेशन को डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करवा देना है। भाई अगर आपको ओरिजिनल इक्वेशन की स्लोप पॉइंट फॉर्म भी मालूम करनी है ना, तो आप सबसे पहले उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाओगे। क्लियर है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास आ गई, हमने फाइंड कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इट विल बी y इक्वल टू नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स प्लस का 2। सही है, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना जरूरी है, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म पे जाएंगे। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, आपको मेरा बेटा यहां से क्या फाइंड करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्लोप पॉइंट फॉर्म बनानी है। कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान तरीका। देखो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन मौजूद है स्लोप पॉइंट फॉर्म की, सही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर एक तरीके से करवा के तमाम वैल्यूज को पुट करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखो y के सामने और कोई चीज नहीं आ रही, इसका मतलब y1 की वैल्यू क्या है, 0। हमेशा आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म में y1 की वैल्यू 0 तकरीबन आ रही होती है। क्लियर है, आपके सामने इसके सामने क्या आ रहा है, ये इस चीज से पहले x से पहले पहले तक आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 4, तो m की वैल्यू तो नेगेटिव का 3/4 हो गई। आगे क्या है, x का x एज इट इज। देखो फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है, बात को समझिएगा, फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, मगर मैं x1 के सामने जो सिंपल x1 की b की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करवाऊंगा, तो वो ऑब्वियसली मेरे पास किसके बराबर है, प्लस के 2 के बराबर है। तो यहाँ पे प्लस का 2 एज इट इज आ जाएगा। हम इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करते, वो एज इट इज रहती है, हम इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे होते। तो अगर मैं यहां से सिंपल तरीके से अपना पॉइंट फाइंड करना चाहूं, तो मेरा पॉइंट क्या आ रहा होगा, मेरा बेटा पॉइंट क्या आएगा। अब गौर से देखो, अब आपने फाइनली जो आपके पास ये इक्वेशन आई है, अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो, तो देखो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या होगी, जो x1 के सामने आ रही है, x1 की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, ये आएगी 2। और y1 की वैल्यू क्या होगी, देखो y1 के साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमेशा y1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2,0। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस का 2 कैसे आया, देखो नेगेटिव x1 नेगेटिव 2 से कंपेयर करवाओगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने वाली चीज क्या आएगी, पॉजिटिव का 2 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट का 2,0। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, पर्टिकुलरली हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। मैं इसी बात को एक और एग्जांपल में समझा सकता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन आ जाए, और ये इक्वेशन क्या हो, 5x प्लस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये चलो इसको प्लस का 6y कर लो, क्या आ जाए क्वेश्चन आपके पास, 5x प्लस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। मैं आपसे कहता हूँ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई देखो सबसे पहले y की फॉर्म में इक्वेशन को बना लोगे ताकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू नेगेटिव का 5x और नेगेटिव का 8 आ जाएगा। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय 6x और नेगेटिव का 8 डिवाइडेड बाय 6। यानी कि आसान भाषा में इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय 6x और 8 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6। क्लियर है मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 3। अब गौर से क्वेश्चन को देखिएगा, अब आप लोग और से क्वेश्चन को देखेंगे। सही है मेरा बच्चा, यहां तक हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय 6x और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये जो आपके पास आंसर आया है किसका आ गया, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। अगर मैं आपसे बोलूं यहां से जरा इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो, तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, ओरिजिनल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस का b। तो आपके पास सिंपल तरीके से m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू यहाँ पे आ रही है स्लोप की वैल्यू नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय 6, और आपके पास b यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है मेरा बेटा, तो हमने इस इक्वेशन से अगर मुझसे कहा जाए कि भाई ये ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है, बताओ इससे स्लोप कैसे निकालोगे, या इससे सिंपल तरीके से क्या कैसे निकाल रहे होगे, अपने पास b की वैल्यू कैसे निकाल रहे होगे, तो इस तरीके से निकाल रहे होगे। आप चाहो तो ओरिजिनल मेथड से भी निकाल सकते हो, स्लोप का जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया नेगेटिव का a डिवाइडेड बाय b, वो भी इसको प्रूफ करना चाहिए, वो भी इसको प्रूफ कर रहा है। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर जब आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल ली, अब मैं आपसे कहता हूँ कि पॉइंट बताओ इस इक्वेशन के ऊपर पॉइंट कौन सा एग्जिस्ट कर रहा होगा, या इस इक्वेशन के ऊपर x1 y1 की वैल्यू क्या होगी। या फिर अगर मैं आपसे कह दूं सिंपल तरीके से मुझे ये बता दो
स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा इस इक्वेशन का, कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका, अगर मैं आपसे क्या कह दूं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म का काम आएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? ये है y माइनस इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स, आगे क्या आ रहा है नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 3। देखो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है? ओरिजिनल इक्वेशन होती है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m x माइनस का x1। अब और से बात समझिएगा मेरा बेटा, y माइनस का y1, इधर मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि गौर से देखिएगा, जिसके जहन में प्लस या माइनस को लेकर कंफ्यूजन हो रही है उसको यहाँ पे गौर से देख ले। मेरा बेटा देखो यहाँ पे आपके पास सिंपल सी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, सही है ना? इस इक्वेशन के अंदर आपके पास y के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब y1 की जगह पे तो जीरो आ गया। m की वैल्यू देखो क्या होगी, m की वैल्यू आपके पास नेगेटिव का 5 डिवाइड बाय 6 हो गई। आगे गौर से देखो आगे क्या है, आगे मेरे पास सिंपल तरीके से क्या है x माइनस का x1। यहाँ पे जो आपके पास x1 आ रहा है इट इज नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, ये कैसी वैल्यू आ रही है x1 की, आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो एक नेगेटिव साइन तो इसका एज इट इज रहेगा फॉर्मूले का। अब की बारी में यहाँ पे x1 की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। कैसी आ रही है मेरा बेटा x1 की वैल्यू, और से देखो इक्वेशन के अंदर नेगेटिव में आ रही है। जब नेगेटिव में आ रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 3। क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनली x1 कॉमा y1 आ रहा होगा ये क्या होगा, x1 की वैल्यू जो कंपेयर करवाऊंगा तो क्या होगी, ये होगी नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 3। क्या होगी, नेगेटिव का 4, और y1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल वो तो जीरो ही रहेगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू आएगी x1 की, और y1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब क्वेश्चन को खुदारा एक दफा देख के मुझे बताओ, बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है, क्लियर होती है? इस क्वेश्चन की एग्जांपल को देखो, जल्दी से सॉल्व करो खुद से हाथ से, और फिर इस क्वेश्चन की एग्जांपल को जल्दी से हाथ से खुद से सॉल्व करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन मेरा बेटा सॉल्व करके बताओ कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन की कंडीशन समझ में आती है, अब बात पल्ले पड़ती है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जल्दी से बता। बेटा अब आगे मूव करते हैं इसी तरीके से। अगर मेरे पास यही क्वेश्चन आ जाए, मैं अगेन आपके पास मेन क्वेश्चन यही लिख देता हूँ। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस का 3y बराबर आ जाए किसके, 1 के। आपसे कहा जाए कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। तो भाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मेरा बेटा, ये होती है x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। तो भाई अगर मुझे इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x और y के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, और जो भी वैल्यू होगी नीचे चली जाएगी। तो भाई मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू के बाद क्या आ गया 1। सर ये क्या स्टेप कर दिया आपने? अरे मेरा बच्चा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आपके पास अगर क्या आ रहा है, आपके पास अगर सिंपल तरीके से आ रहा हो, कोई भी इक्वेशन आ रही हो, आपसे कहा जाता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करो। भाई उस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करूंगा, मुझे मालूम है इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ भाई क्या होती है, ये होती है x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। देखो x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है तो इसका मतलब इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाऊंगा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली जो जाके मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसका हमने इनवर्स प्रोसेस कर दिया कि ऊपर 3 आ रहा था, उस 3 को सबसे नीचे भेज दिया। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस का y डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल टू के बाद 1। तो आपके पास इस इक्वेशन से इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन एस फॉर्म में आ जाएगी। अगर मैं अब आपसे बोलूं यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हाफ, और बी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, उनको आप इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर रहे होगे। ये बहुत ही आसान सी बात है मेरा बेटा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीजें आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है तो हम जल्दी से आगे मूव करेंगे। जल्दी से मेरा बेटा इसको समझ लो, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। मैं इसी बात पे एक और क्वेश्चन भी चलो करवा देता हूँ। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अल्लाह भला करे, 4x माइनस का 3y इक्वल टू के बाद 1 गिवन है। आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपसे क्या कहा जाता है बताओ इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। मेरा बेटा देखो टू इंटरसेप्ट फॉर्म अगर कहा जा रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। तो इसको अगर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 1/4। ये जो 4 मल्टीप्लाई में आ रहे हैं सबसे नीचे भेज दूंगा। अब देखो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, बीच में प्लस का सिंबल होता है, यहाँ पे बीच में चूंकि नेगेटिव है तो मैं क्या करता हूँ, प्लस बनाने कैसे बनाऊंगा, नेगेटिव नेगेटिव अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पे एक नेगेटिव इसके साथ ले लिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1/3। क्यों नेगेटिव का 1/3 के, देखो ये नेगेटिव में भी गिवन है, तो अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहता हूं
कि भाई ये प्लस की फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पे मैं प्लस ले लेता हूँ और एक नेगेटिव साइन क्या कर लेता हूँ मेरा बेटा, नीचे ले लेता हूँ। भाई यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्लस आए, ओरिजिनली इक्वेशन में देखो नेगेटिव सिंबल है मेरा बेटा, क्या आ रहा है ओरिजिनली इक्वेशन में, नेगेटिव सिंबल आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनली इक्वेशन में नेगेटिव सिंबल है, वही मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, प्लस माइनस बराबर होता है किसके, माइनस के। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लस कर दूं और यहाँ पे एक सिंपल तरीके से इसको माइनस कर दूं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि ओरिजिनल स्टेटमेंट वैसे ही स्टैंड कर रही है, उसको गलत नहीं करा हमने। मगर चूंकि बाहर मुझे प्लस लेकर आना है ताकि इसको कंपेयरिंग करवा सकूं, तो उसके लिए हमने हमें बाहर प्लस लेकर आ गया, और ये जो नेगेटिव का 3 है इसको मैंने ऊपर से नीचे सेंड कर दिया। कैसे सेंड कर दिया, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है भाई, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने इसका रिवर्स प्रोसेस किया है, इक्वल टू के बाद बना गया। अब देखो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अगर मैं अब आपसे बोलूं यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी 1 डिवाइडेड बाय 4। मैं आपसे बोलूं b की वैल्यू क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे बताओ मेरा बेटा, ये कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ता है, समझ में आता है, क्लियर होता है, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करिए मेरा बेटा। अगर आपको यहां तक की बात क्लियर होती है, तो अब फाइनली हम लोग मूव कर रहे हैं आज की क्लास के मेन टॉपिक के ऊपर, जिसकी वजह से मेरा बेटा मैंने लेक्चर बनाने का सोचा था, जिसकी वजह से मैं लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं। आज की क्लास का मेन इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक परपेंडिकुलर फॉर्म। हमने कई तरह की इक्वेशंस की एनालिटिकल ज्योमेट्री में चीजें देख ली, अब फाइनली ये वो टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं जो टॉपिक आपको कहीं और से समझ आना शायद बहुत मुश्किल होगा, परपेंडिकुलर फॉर्म। अब ये परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। भैया इसके लिए हमें एक डायग्राम समझनी पड़ेगी, मगर उससे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से इसकी इक्वेशन दिखा देता हूँ। भाई ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है ना मेरा बेटा, ये इक्वेशन कहलाती है परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन। नॉर्मली जो एग्जामिनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एप्टीट्यूड साइट के ऊपर वो सिंपल बच्चे को कहते हैं भाई परपेंडिकुलर फॉर्म ये, नॉर्मल फॉर्म ये आपकी इक्वेशन आ रही है। क्या इक्वेशन है, एक्स कॉस अल्फा या एक्स कॉस थीटा कह लो, और y sin साइन अल्फा कह लो, सिंपल सी इक्वेशन है। क्या इक्वेशन आ रही है, x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इक्वल टू के बाद p के बराबर। अब हम फाइनली अपनी क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने इस लेक्चर की हेडिंग में भी डाला हुआ है, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। एक ऐसा टॉपिक जो कि आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के लिए मैंने शायद ये लेक्चर डिजाइन किया था, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। और इसके फिर पास पेपर से क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे। भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या होती है मेरा बेटा, इसकी अगर मैं आपको इक्वेशन दिखा दूं, तो आपके पास सिंपल तरीके से परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन ये होती है। अब ये इक्वेशन आती कैसे, मैं आपको ड्राइव करने की डेरिवेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी समझा देता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई लाइन आ रही है, तो उस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो ये होती है x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा बराबर होता है किसके, p के। क्या इक्वेशन होती है, x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। क्लियर है मेरा बेटा, यानी कि ये इक्वेशन किस चीज की आ रही है, ये इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन की होती है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन भी होती है। अच्छा भाई, यहाँ पे p के लिए अपना फॉर्मूला होता है, p का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है c डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले को समझना, आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात कि परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन निकालने का ये मेथड होता है। क्या मेथड होता है, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन आप इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फाइंड करोगे, इट इज परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। और ये इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टली x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इक्वल टू p। ये इक्वेशन कैसे आती है वो मैं अभी बता दूंगा, कैसे आती है। नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड साइट के ऊपर आपको मेन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, बट चूंकि उस कॉन्सेप्ट को बनाने में, उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में कैसे का मालूम होना बड़ा जरूरी है, इसलिए आपको बता देता हूँ डेरिवेशन बंद कैसे रही होती है। बहरहाल पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है। क्या इक्वेशन है, x cos अल्फा एंड y sin अल्फा इक्वल टू p। और ये p क्या होता है, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है c डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अच्छा एक बात क्लियर हो गई, इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको सिमेट्रिक फॉर्म का भी मालूम होना चाहिए। किसका मालूम होना चाहिए, सिमेट्रिक फॉर्म का। अच्छा सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म हमेशा दुनिया के अंदर किस चीज को हम कह रहे होते हैं, भाई सिमेट्रिक फॉर्म जो हमारे पास होती है किसी भी लाइन की, वो ऐसी फॉर्म होती है जो बेसिकली दो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करवा रही है। क्या कहा मैंने, सिमेट्रिक फॉर्म्स के बेसिक मायने क्या होते हैं, ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन की क्या कर रही हो, दो वेरिएबल्स का रिलेशन शो करवा रही हो, दो वेरिएबल्स का रिलेशन शो करवा रही हो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है मेरा बेटा।
क्या कहा मैंने, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर से वेरिएबल्स का और वाई इंटरसेप्ट पे रिलेशन शो करवा रही होती है। तो हमारे पास x1 y1 की रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, ये होती है y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, x माइनस का x1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से cos अल्फा। क्लियर है। अच्छा ये सिमेट्रिक फॉर्म आ कैसे रही है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा बेटा देखो, ओरिजिनली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्मूला होता है, और ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1, है ना मेरा बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई देखो, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे m किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है, और हमें मालूम है स्लोप का एक फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है ना भाई, और टेंजेंट बेसिकली किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा के बराबर। तो जहां पे m आ रहा है मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, इंटू एक्स माइनस का x1 एज इट इज। ये साइन अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, y माइनस का y1 साइन अल्फा इक्वल टू के बाद क्या बन जाएगा, x माइनस का x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा। ये जो बेसिकली इक्वेशन होती है उसको सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं ओरिजिनल इक्वेशन की। क्लियर है मेरा बेटा, तो मैंने आपको ये बात भी क्लियर कर दी आ कैसे नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले दो बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात आपको क्या मालूम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होती है, ये होती है x cos अल्फा, ये x cos x नहीं है, x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इक्वल टू p। दूसरे नंबर पे आपको क्या मालूम होना चाहिए कि p क्या होता है, p बेसिकली होता है c डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी कि p इज बेसिकली परपेंडिकुलर फॉर्म, p इज बेसिकली द परपेंडिकुलर फॉर्म। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा, देन मैंने आपको सिमेट्रिक फॉर्म बता दी कि x1 y1 थीटा पॉजिटिव होगा हमेशा x एक्सिस के ऊपर से। ये क्या होता है हमारे पास, y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा इक्वल टू के बाद x माइनस का x1 cos अल्फा, क्योंकि भैया ये स्लोप के जरिए से आ रहा होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से बनने वाला एंगल कंसीडर कर रहे होते हैं। अब आपको दो बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ डेरिवेशन के अंदर। इसकी डेरिवेशन बहुत ही आसान है, डेरिवेशन इसकी बहुत ही आसान है। आपको डेरिवेशन ऑल्दो याद नहीं करनी, डेरिवेशन सिर्फ समझ लेनी है, समझने के बाद आपको बस उसका फॉर्मूला यूज करना होगा। आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा, बाकी आपने कुछ भी यूज नहीं करना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा देखो, सिंपल तरीके से मेरे पास लेट सपोज इक्वेशन आ रही है, ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई है, मेरे पास एक ऐसी लाइन है जो बेसिकली इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है एक्स के ऊपर भी वाई के ऊपर भी। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहा है ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर है मेरा बेटा, इसको मैंने पॉइंट ए कह दिया, यानी कि ये जो लाइन मेरे पास आ रही है लाइन एल, ये बेसिकली दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, एक पॉइंट ए पे कट हो रही है और एक पॉइंट बी पे कट हो रही है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर मेरा बच्चा, अगर आप गौर से देखो, मैंने फिर ओरिजिन से एक लाइन निकाली जो बेसिकली इस लाइन एल के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर के ऊपर बन रही है। इस लाइन एल की किसके ऊपर बन रही है, परपेंडिकुलर के ऊपर बन रही है। क्लियर है मेरा बेटा। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप गौर से देखो तो जाहिर सी बात है ये लाइन किसी ना किसी एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रही होगी। इस एंगल को बेसिकली हम लोग अल्फा कह रहे हैं, इस एंगल को बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं। और जहां से लाइन फॉर्म होना स्टार्ट हुई है इसको हमने ओ कह दिया। यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर जहां पे फॉर्म हो रहा है वहां से नीचे भी हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन शो कर दी, और यहाँ से हमने सामने भी डॉटेड लाइन शो कर दी। और इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हमने D1 और D2 कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है मेरा बेटा, D1 और D2। देखो सिंपल तरीके से इसकी डेरिवेशन सिखा रहा हूं आपको, ऑल दो डेरिवेशन एप्टीट्यूड लेवल पे आपको किसी काम की नहीं है, आपको खाली डेरिवेशन मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा, फिर से क्वेश्चन मूव कर रहे होंगे। सबसे पहले सिंपल सी बेसिक सी फिगर आ रही है, तो मेरा बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि हमारे पास इस डेरिवेशन के जरिए हमारे पास कॉस का पॉइंट क्या आ रहा होगा, अगर मैं आपसे कहूं तो कॉस अल्फा क्या होगा। भाई कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर थीटा के सामने वाली चीज क्या होती है, हमेशा एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना भाई। हमारे सॉरी थीटा के सामने अगर आपसे कह दूं क्या होगा, हमारे परपेंडिकुलर ही होगा, और ये परपेंडिकुलर हमारा बन भी रहा है। थीटा के सामने क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, ऐसा ही ना मेरा बेटा। ये वाली साइड हमारी किसकी आ गई, परपेंडिकुलर की आ गई। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, इस परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। क्या होगा मेरा बेटा, हाइपोटेन्यूज होगा। ये लाइन तो परपेंडिकुलर की आ गई तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास। ये बात भी क्लियर है सबको, क्या होगा, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अलावा जो चीज बच जाती है वो क्या होगी, बेस होगी। तो अगर cos अल्फा के लिए फॉर्मूला निकालें तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस किसके बराबर होगा, बेस बराबर होगा बेसिकली ओ D1 डिस्टेंस के। और अगर मैं आपसे कहता हूँ cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, 0 से लेके इस L तक का डिस्टेंस, जो बेसिकली इस P आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि ये OD1 डिस्टेंस किसके बराबर है, ये OD1 पॉइंट, ये OD1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेसिकली P cos अल्फा के। किसके बराबर होगा, P cos अल्फा के। सही है ना मेरा बेटा। इसी तरीके से अगर मैं इस अल्फा के ऊपर साइन की वैल्यू फाइंड कर सकूं, यानी कि बेसिकली मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं, तो साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव। देखो मेरा बेटा पीपल क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, एल से लेके इस पॉइंट एल से लेके D1 तक का डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी LD1, है ना भाई। और हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, अगेन परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहां से मेरे पास LD1 डिस्टेंस क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा p इंटू साइन अल्फा। क्या आ जाएगा? p इंटू साइन अल्फा। यानी कि इस तरीके से मुझे बेसिकली OD1 पॉइंट की वैल्यू भी मिल गई, LD1 पॉइंट की वैल्यू भी मिल गई। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, इस तरीके से मुझे बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जरा गौर से देखो। ये जो पॉइंट तुम्हारे पास आ रहा है, जाहिर सी बात है इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। यानी कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? ये मिल गए p cos अल्फा और p sin अल्फा। तो मुझे इस बेसिकली पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। यहां तक की बात बहुत ही इजी से हम लोगों ने करी है। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं मैंने यहाँ तक क्या काम किया। बहुत ही सिंपल सा काम किया, कोई मुश्किल काम नहीं करा मेरा बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन सपोज करी है, उस लाइन के परपेंडिकुलर पे एक लाइन बनाई है, और फिर सिंपल तरीके से एंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, कॉस और साइन में ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से बेसिकली इस एल पॉइंट की वैल्यूज आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊँ ताकि हम लोग करके आ रहे हो समझा सकूं। अच्छा भाई, सारा काम जो मैंने अभी पीछे किया करके मैंने दिखा दिया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक का काम कर लिया। हमने इस एल पॉइंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है, तो मेरा बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी आपको किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है उसके दो एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो मेरे पास देखो इस पॉइंट की एक एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा। ये वाला एंड पॉइंट चूंकि ओरिजिन के ऊपर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0,0 होगी। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा। क्या होता है स्लोप का फॉर्मुला? y2 माइनस y1, तो p sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय p cos x माइनस 0 हो जाएगा। सिंपल तरीके से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? m की वैल्यू आ जाएगी, p से p कट गया, ये आ जाएगी sin x डिवाइडेड बाय cos x। यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजन एक्स आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजन एक्स। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया। किस लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया? इस पी वाली लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया है। हमें ओरिजिनली इस लाइन की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि ये बेसिकली लाइन इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा? तो भाई अगर मेरे पास लाइन 1 का स्लोप टेंजन एक्स आ रहा है, तो अगर उसे लाइन 2 के स्लोप पे कन्वर्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर का रिलेशन यूज करके कन्वर्ट करवा लेंगे। परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है मेरा बेटा? क्या हो जाएगा? whenever the two lines are perpendicular to each other, the product of the slope is always equal to -1। तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा मेरे पास? ये स्लोप की वैल्यू -1 बाय टेंजन आ जाएगी। भाई अगर लाइन 1 का स्लोप क्या आ रहा है? टेंजन एक्स आ रहा है, और लाइन 2 का स्लोप मुझे कैलकुलेट करना है, तो भी टेंजन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहां पे डिवाइड हो जाएगा ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बी वाली लाइन के स्लोप की? ये आ जाएगी नेगेटिव का 1 बाय टेंजन। और नेगेटिव का 1 बाय टेंजन क्या होता है मेरा चंदा? कॉट एक्स भी होता है ना भाई? इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक सा काम करेंगे। अब हम लोग क्या करें, बहुत छोटा सा काम करेंगे। मैंने दोबारा से आपको ये इक्वेशन ड्रॉ करके समझा रहा हूँ कर क्या रहे हैं। देखो मेरे पास इस लाइन का स्लोप क्या आया है? टेंजन एक्स आया है। और ये इस वाली लाइन का स्लोप क्या आया है? नेगेटिव का cos x डिवाइडेड बाय sin x, यानी कि cot x आया है। क्या आया इस लाइन का स्लोप? नेगेटिव का cot x आया है। तो अब हम लोगों ने क्या काम किया, अब हम फाइनली परपेंडिकुलर की इक्वेशन को ड्राइव करने पे जा रहे हैं। हम लोगों ने इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट सपोज कर लिया और उस पॉइंट को क्या कह दिया? x1 y1। उस पॉइंट को क्या कह दिया? x1 y1। अब हम लोग उस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के दरमियान का स्लोप निकालेंगे, और उसको फिर जो ओरिजिनली इस लाइन का स्लोप आया है उससे कंपेयर करवा दूंगा, तो मेरे पास परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, खुदा डेरिवेशन को देख के परेशान ना हो, डेरिवेशन को खाली समझने की कोशिश करिए। डेरिवेशन को आपने याद नहीं करना, डेरिवेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई, तो मैंने क्या कहा कि देखो हम लोगों ने सिंपल तरीके से सबसे पहले इस लाइन 1 का स्लोप निकाल लिया, और उससे हम लोगों ने लाइन 2 का स्लोप कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास इस जो लाइन है, ये लाइन ए बी वाली जो लाइन है, इसका स्लोप ऑलरेडी आ गया है। मगर चूंकि अभी यहां से मैं इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कैसे इक्वेशन निकालूंगा कि मैंने इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट x1 y1 सपोज कर लिया। अब देखो इस लाइन के ऊपर मैं पॉइंट l की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, है ना भाई? यानी कि मेरे पास इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट x1 y1 आ गया जो मैंने अभी सपोज किया, और एक पॉइंट क्या आ गया? ये आ गया p cos अल्फा कॉमा p sin अल्फा। सही है ना? ये पॉइंट जो हमने पॉइंट l की वैल्यू निकाली थी। हम लोग यहां से अब एक स्लोप की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे स्लोप के फॉर्मूले के ऊपर। सिंपल तरीके से y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। और जो भी वो स्लोप की वैल्यू आएगी, तो जो भी वो स्लोप की वैल्यू आएगी उसको फिर कंपेयर करवा देंगे उस स्लोप के साथ जो हमने फाइंड किया हुआ है, जो कि क्या है? नेगेटिव का cot x। वहां से हमारे पास फाइनली परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन की आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूं क्या हो रहा होगा। तो हमने सिंपल तरीके से क्या करा, हमने ये जो बेसिकली चीज निकाली हुई, क्या निकाली हुई है हमारे पास? इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमने एक और स्लोप कैलकुलेट किया। और ये स्लोप कैसे कैलकुलेट करा कि मैंने कोई भी इस लाइन पे पॉइंट सपोज कर लिया, उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने सिंपल तरीके से, जब कभी एक लाइन पे दो पॉइंट्स आ जाए तो एंड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इस लाइन का एक स्लोप निकाल लिया। चूंकि लाइन के ऊपर स्लोप्स हमेशा बराबर होती हैं, तो मैंने जो एक और इस लाइन का स्लोप पहले से कैलकुलेट किया हुआ था, दोनों को आपस में क्या करवा दिया? कंपेयर करवा दिया। यहां से हम इनको कार्डन पीटी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सिंपल तरीके से हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ रही होती है। बाखुदा आपको सिर्फ डेरिवेशन मालूम होनी चाहिए। चूंकि डेरिवेशन थोड़ी सी टफ थी, इसलिए मैंने अपने हाथ से सॉल्व करवाई है।
वरना मैं इसको कभी भी सॉल्व नहीं करवाता हूँ। क्लियर है मेरा बेटा? सेकंड नंबर के ऊपर आपको सिर्फ ये डेरिवेशन मालूम होनी चाहिए, आपको सिर्फ ये चीज मालूम होनी चाहिए, इसके अलावा बाखुदा आपको कुछ और मालूम नहीं होना चाहिए मेरा बेटा। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, प्लस आपको पी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्या होती है पी की वैल्यू? सी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर डिवाइड प्लस का बी स्क्वायर। ये सिंपल तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, क्या करते हैं, मैं भी सब एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन एनईडी साइड पे पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि फाइंड द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन लिख लो, एनईडी साइड पे आ चुका है। फाइंड द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इफ p is equal to 2 and theta is equal to 45। क्या कह रहे हैं? फाइंड द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इफ p is equal to 2 and theta is equal to 45। सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करोगे? आपसे कह रहे हैं बताओ इक्वेशन क्या होगी। भाई आपको मालूम है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का आंसर क्या होता है? ये होता है y sin अल्फा प्लस का x cos अल्फा इक्वल टू के बाद p। तो p की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दे दी, किसके बराबर है? 2 के बराबर है। और आपको एंगल थीटा भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है। क्या गिवन है? 45 डिग्री। क्या बन जाएगा? sin 45 प्लस का x cos 45। चाहे sin 45 हो या cos 45 हो, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 1/√2 के, या फिर √2/2 भी कहलाता है ना भैया? तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y.1/√2 प्लस का x इंटू 1/√2 इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगी? ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर फॉर्म की। मुझे बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है? देखो मैंने डेरिवेशन सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाई, आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा बच्चा वो होता है जिसको मालूम हो कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। बाकी एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर खाली इसका फॉर्मूला मैटर करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी सब चीजें समझेंगे, अभी एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी। क्लियर है मेरा बेटा? सब समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। देखो भाई अब बड़े मजे का काम हो रहा है। अब जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको फास्ट साइड पे भी दिखेगा। फास्ट के पास पेपर शायद मैंने लिया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आईबीएस साइड पे भी दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको नस साइड पे भी दिखेगा, यही क्वेश्चन आपको एनईडी साइड पे भी दिखेगा। एनईडी इतना डिफिकल्ट पहले क्वेश्चंस नहीं पूछता था, अब पूछ रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है मेरा बेटा। मेहनत करोगे तो जाओगे। अगर तुम ये समझते हो घर पे बैठे बैठे तुम्हें कोई फल मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, नहीं मेरा बेटा अब नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है, √3x प्लस का y इक्वल टू के बाद आ रहा है, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, -4 होगा यहाँ पे। क्या कह रहा है? √3x प्लस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है बताओ इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। यानी कि नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, बात एक ही होता है मेरा बेटा, परेशान नहीं होइएगा। आपको एक इक्वेशन गिवन और आपसे कहा जाता है बताओ इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होगी। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान तरीका। अगर मेरे शागिर्द हो तो बहुत आसान तरीका। तुम्हें बात मालूम है, तुम्हें बात मालूम है कि ओरिजिनली परपेंडिकुलर फॉर्म का या नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आप तमाम लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला होता है x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इक्वल टू के बाद p। अब तमाम लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे सर यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर। अच्छा भाई ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर फॉर्म का या नॉर्मल फॉर्म का। क्लियर है मेरा बेटा? तो अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि ये फॉर्मूला किसका? नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म का। सही है। और अगर मुझे इक्वेशन के जरिए बनाने आ जाए तब क्या करेंगे? तब सिंपल सा काम करेंगे, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा। भाई कभी भी आपको इक्वेशन गिवन हो और आपको इक्वेशन के जरिए नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्जन करने को दी जा रही है, तो भाई देखो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है दूसरी तरफ होती है। सबसे पहले यही काम कर लो, जो वेरिएबल वाली वैल्यू उनको एक साइड पे रहने दो और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे भेज दो। भेज दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, अब बात को पहले समझिएगा। अब ये देखो सबसे पहले यहां से आप p की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। अभी आपके पास p नहीं है, आपके पास अभी p नहीं है। लेट सपोज आपको अगर यहां से p फाइंड करना है, तो भाई मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन क्या होती है? ये होती है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। मेरे पास सिंपल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई p क्या होगा, आपसे अगर मैं कहूं कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? p एग्जिस्ट करना चाहिए ना मेरा बेटा। और p कैसे आएगा? पहले उसको बनाना पड़ता है। तो कभी भी आपको इक्वेशन गिवन हो और आपको परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी हम उसके कोफिशिएंट्स का रूट लेंगे। हम उसके a और b कोफिशिएंट्स का क्या लेंगे? रूट लेंगे। यानी कि हम सिंपल तरीके से a का स्क्वायर लेंगे प्लस का b स्क्वायर लेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो गौर से देखो यहाँ पे मेरे पास x के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? ये आ रही है √3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर। फिर क्या लेंगे? b का स्क्वायर लेंगे। तो b क्या होता है? y का कोफिशिएंट जो कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 3 और प्लस का 1 एज इट इज।
किसके बराबर आ जाएगा, √4, और √4 क्या होता है, 2 होता है। यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से रूट में a² + b² की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मैं अगेन रिपीट कर दूंगा मेरा बेटा, मैंने काम क्या किया, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं सॉल्व करवाने के लिए, आप खाली भी क्वेश्चन को देखो अभी किया क्या हम लोगों ने। हमें ओरिजिनली इक्वेशन ये गिवन है, बात तो समझिएगा, हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है। हमने सबसे पहले क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ सेंड करवा के इक्वेशन के वेरिएबल्स एक साइड पे कर दिया और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे सेंड कर दिया। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में इसको भेजना है, कैसे भेजूंगा, देखो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में p होता है, और ये p बेसिकली किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a² प्लस के b² के। इस बात को भी समझिएगा, अभी मैंने काम क्या किया मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को कंपेयर करवाना है या सेंड करवाना है या बनाना है, तो कैसे करवाएंगे मेरा बेटा, उसका आसान तरीका क्या है कि भाई इक्वल टू के इस तरफ जो आपके पास p होता है, ये p क्या होता है, c कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होगा उसको डिवाइड करवाते हैं किससे, अंडर रूट में a² + b² से। और ये a² b² क्या होता है, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है उसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो हमने सबसे पहले यही काम करा, हमने अंडर रूट a² + b² की वैल्यू निकाल ली। अब इस अंडर रूट a² + b² को पूरी इक्वेशन से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवा देंगे। पूरी इक्वेशन जब मैं इस अंडर रूट a² + b² को क्या करवाऊंगा, डिवाइड करवा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2y, और आगे क्या बन जाएगा मेरा बेटा, इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2y। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 2 होता है। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ये फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, किस चीज की इक्वेशन आ रही है मेरा बेटा, ये फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर फॉर्म के न्यूमेरिक नॉर्मल फॉर्म की। ये फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गई किस चीज की, परपेंडिकुलर फॉर्म की और नॉर्मल फॉर्म की। ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल फॉर्म की। तो भाई इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे होते हो, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं इसके भी मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि सॉल्व करके बताओ एक्स कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी या साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। भाई एग्जामिनर आपसे ये बातें भी कह सकता है कि आपको लेट सपोज कॉस अल्फा या साइन अल्फा फाइंड करना पड़ जाए। देखो मैंने आपको अभी डेरिवेशन इसलिए समझाई थी, सही है, मेरी बात गौर से समझिएगा। लेट सपोज ये आपकी लाइन है, ये वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, सही है ना। अब देखो मेरा बेटा, अगर ये आपका एंगल आ रहा है, सही है, तो एंगल के सामने वाली चीज क्या होगी हमारे पास, सिंपल तरीके से परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है। ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस आ रही है ना भाई। तो अगर मुझसे लेट सपोज कहा जाता है कि भैया इस इक्वेशन के ऊपर ये जो इक्वेशन गिवन है बताओ परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, एक तरह से एमसीक्यू ऐसे आ सकता है। या फिर एमसीक्यू कह देता है कि बताओ कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या मुझसे कह देता है कि बताओ अल्लाह भला करे कॉस साइन थीटा की या साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। भाई एमसीक्यू ऐसे भी पेपर में बहुत दफा आया हुआ है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो आपने सिंपल तरीके से क्या फाइंड कर लिया, आपके सिंपल तरीके से इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। अब जब आपने परपेंडिकुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करवा दिया, अगर आप इसको परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करवाओ, तो परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है हमारे पास एक्स कॉस अल्फा, क्या होती है मेरा बेटा, एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद पी। तो देखो पी की वैल्यू तो आपके पास किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। और y से y कंपेयर करवाऊंगा, x से x कंपेयर करवाऊंगा, तो मेरा बेटा cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 डिवाइडेड बाई 2। और √3 डिवाइडेड बाई 2 मुझे क्या आंसर दे देगा, अल्फा का एंगल दे देगा। अगर आप cos को दूसरी तरफ भेजोगे तो मेरा बेटा cos वहां पे जाके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2। और cos इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है हमारे पास, सिंपल तरीके से मेरा बेटा 30 डिग्री होता है। क्लियर है भाई, क्या होता है, 30 डिग्री होता है। वेरी गुड। इसी तरीके से हमारे सामने साइन के सामने क्या आ रहा है, साइन की जो वैल्यू आ रही है, तो बाय से बाय तो कैंसिल आउट हो जाएगा कंपेयरिंग करवाने के ऊपर। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ के बराबर। तो अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए, साइन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वहां पे आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, अगेन इट इज 30 डिग्री। साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, 30 डिग्री। इस तरीके से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो इस तरीके से। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा, किसी भी बच्चे को अब इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, अरे मेरा चंदा बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अभी मैं आपको लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। मेरे पास क्या आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, और ये इक्वेशन क्या आ रहा है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, और ये इक्वेशन गिवन है कि लेट सपोज मुझसे कहा जाता है कि भाई क्या फाइंड करके बताओ, आपको सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे आपकी बारी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा है। क्या कहता है कि आपके पास वैल्यू आ रही है 3y
प्लस का 2x और इक्वल टू के बाद मुझे गिवन है क्या, प्लस का 1। मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, मुझसे इस इक्वेशन के ऊपर कहता है कि बताओ सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी। क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी। देखो सिमेट्रिक, कभी भी एग्जामिनर आपसे कहे कि बताओ सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, कभी भी एग्जामिनर आपसे बोले कि बताओ सिमेट्रिक फॉर्म क्या आ रही है, या फिर एग्जामिनर आपसे बोले कि बताओ परपेंडिकुलर फॉर्म क्या आ रही है, या फिर एग्जामिनर आपसे बोले कि इक्वेशन गिवन है बताओ इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, ये तीनों एक ही चीजें होती है मेरा बेटा। क्या कहा मैंने, ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। अगर एग्जामिनर आपसे सिमेट्रिक फॉर्म पूछे या परपेंडिकुलर फॉर्म पूछे, नॉर्मल पूछे, एग्जामिनर एक ही बात करना चाह रहा है। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान तरीका मेरा बेटा, सिंपल तरीके से। जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है, जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ भिजवा दिया, वेरी गुड। तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 2x प्लस का 3y इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, और छोटा सा काम क्या करना है, यहाँ पे आपको p फॉर्म करना है। अभी ये p नहीं है, अभी ये कांस्टेंट सिंपल c है। तो आप यहाँ पे p कैसे बनाओगे, मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे सबसे पहले p बनाते हैं, और p बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से p किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यानी कि अपने इस कांस्टेंट को हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है आपको मेरा बेटा। सिंपल तरीके से हमें, यानी कि रूट, पहले रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। और ये रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आता है मेरा बेटा, a क्या होता है, a होता है x का कोफिशिएंट जो कि 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इट विल बी ऑब्वियसली 9। तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। क्लियर है। तो 4 प्लस 9 क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारे पास रूट में 13। तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो कि रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। क्लियर है। क्या वैल्यू आ गई मेरा बेटा, को तरीके से एक बार लिख देता हूँ। ये आ गई मेरे पास अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्या आ गई मेरा बेटा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, रूट के 13 के। तो ये बेसिकली वो वैल्यू आ रही है जो कि पूरी इस इक्वेशन से क्या होगी, डिवाइड होगी। ये बेसिकली वो वैल्यू होगी तो पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है, कभी भी आपको सिमेट्रिक फॉर्म निकालने को दे रहा है, या आपसे कह रहा है नॉर्मल फॉर्म निकालने को, या आपसे कह रहा है परपेंडिकुलर फॉर्म निकालने को, सबसे पहले आप फिगर आउट करोगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, और उसके बाद उसको आप पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा दोगे। क्या कहा मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन स्टेप क्या होता है, कभी भी आपको कोई इक्वेशन गिवन और आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कभी बताओ इसकी सिमेट्रिक या नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपना रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिगर आउट करना है। जब आपने फिगर आउट कर लिया तो आपने फिर पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को इस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 13 इंटू एक्स का x, प्लस का आगे क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 13 इंटू वाई, इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 13। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म का, परपेंडिकुलर फॉर्म का। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपल नहीं था मेरा बेटा, इसको करने के ओरिजिनली बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने आपको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पे ये मेथड पढ़ाया है कि आपको कोई भी बंदा पूछे आप इजीली चुटकी बजा के सिमेट्रिक फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट कर सको। वरना इसको सॉल्व करने के लिए आप जाओगे तो बेतहाशा आपको लोग चरिया बना रहे होंगे सॉल्व करवाने के ऊपर। मैंने आपको सबसे आसान मेथड पे इजी करके सॉल्व करवा दिया। अच्छा भाई, मैं एक और चीज आपको मजे की बताऊं इसके अंदर, अल्लाह भला करे, एक और चीज में वैसे बड़े मजे की हो सकती है कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कह दूं, या अगर आपका एग्जामिनर आपसे कह दे कि बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो, जब आपने सिमेट्रिक फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाओगे, जो भी ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है उसके ऊपर बेसिकली रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरा डिवाइड करवा के, तो आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। तो इसी इक्वेशन को आपने क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो। ओरिजिनल इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, ये होती है x cos अल्फा प्लस का y साइन अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद क्या होता है, पी होता है मेरा बेटा। तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13, सही है ना। और एक्स कॉस अल्फा, देखो भाई कॉस अल्फा के सामने क्या आ रहा है मेरा बेटा, एक्स कॉस अल्फा के सामने ये वैल्यू आ रही है, तो एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय रूट 13। इसी तरीके से वाई साइन अल्फा के सामने ये वैल्यू आ रही है, तो मेरा बेटा साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से 3 डिवाइडेड बाय रूट 13। इस तरीके से भी आंसर्स फाइंड करने को एग्जामिनर कह सकते हैं, हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। मुझे बताओ बेटा इसमें कोई मसला, जल्दी से अब देख के बताओ, अब कोई मसला, अब कोई परेशानी, अब कोई प्रॉब्लम। अगर मसला हो रहा है तो मैं एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ। एक और मेरे पास लेट सपोज फास्ट के पेपर से क्वेश्चन आया, फास्ट और यूटी लॉर साइड पे क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझसे कहता है लेट सपोज आपके पास इक्वेशन आ रही है 2x माइनस का y इक्वल टू 2। क्या इक्वेशन आ रही है, 2x माइनस का y इक्वल टू 2। फास्ट के अंदर और यूटी लोअर साइड पे क्वेश्चन पूछा गया था।
क्या कहता है बताओ, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। भाई देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना बिलीव मी बहुत इजी है। आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसको पूरी इक्वेशन डिवाइड करवा दोगे, परपेंडिकुलर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। अच्छा भाई, मेरे पास देखो सबसे पहले हमने कांस्टेंट को एक साइड पे कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो अब रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा होगा, ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, क्या बन जाएगा नेगेटिव के 1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 1 ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। देखो मुझे चूंकि मालूम है कि पी क्या होता है, पी बेसिकली होता है कांस्टेंट से अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड होना। तो यहाँ पे अगर मुझे पी फॉर्म करना है परपेंडिकुलर फॉर्म का, तो इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना पड़ेगा इस टर्म से। सिंपल तरीके से पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस का y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 5। तो ये मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर फॉर्म का या नॉर्मल फॉर्म का। अब अगर एग्जामिनर पूछे कि भाई बताओ cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। और अगर मुझसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ साइन थीटा या साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय रूट 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और p की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है p की वैल्यू ये वाली पूरी होगी 2 डिवाइडेड बाय रूट 5। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे बताओ क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बेटा नर्सरी क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है कॉन्सेप्ट समझने के बाद। बताओ भाई इजी है, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, इजी है, इजी है। नहीं मेरा बेटा इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, दोनों में डिफरेंस है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा बेटा नस साइड पे पूछा जा चुका है, आईबीएस सीएस साइड पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, फास्ट साइड और यूटी लाहौर साइड पे भी इससे मिलते जुलते आए हैं, इसलिए करवाना बड़ा जरूरी है। क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है नस साइड के लिए। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ सिमेट्रिक फॉर्म having the point 2, 5 at an angle of 45 degree with the positive direction of x axis। तो भाई कभी भी आपके पास इस तरह की फनकारी आ जाए ना, तो वहां पे आप ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करते हुए जरा कतरा रहे होते हो कि भाई ओरिजिनल इक्वेशन पता नहीं क्या आ जाए, ओरिजिनल इक्वेशन पता नहीं गलत ना हो जाए। तो वहां पे नॉर्मली बच्चा जो है ना कतरा रहा होता है ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करने से कि भाई x डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं इससे मसले मसाइल ना आ जाए। यानी कि हम नॉर्मली इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे यूज करते हुए थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं, हालांकि इसको भी कर सकते हैं। बट अगेन मैंने आपको सिमेट्रिक फॉर्म का ओरिजिनल एक फॉर्मूला भी पढ़ा चुका हूँ। सिमेट्रिक फॉर्म का मेरा बेटा ओरिजिनली अगर सिर्फ सिमेट्रिक फॉर्म निकालने की बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिक फॉर्म का मैंने हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू के बाद क्या होता है सिंपल तरीके से x माइनस का x1 डिवाइडेड बाय हमारे पास cos अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू x माइनस का x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास मौजूद है इन सिमेट्रिक फॉर्म हैविंग अ पॉइंट 2, 5। आपको x1 y1 की वैल्यू दे दी, एंगल की वैल्यू भी दे दी। कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर बताओ इसका x एक्सिस के ऊपर इक्वेशन क्या बन रही होगी। कैसे फाइंड करेंगे भैया, क्या बन जाएगा y माइनस का y1, y1 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन अल्फा आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है साइन 45 डिग्री। आगे क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये हो जाएगा x माइनस का x1, क्या हो जाएगा भैया x माइनस का x1, क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से x माइनस का x1, x1 की वैल्यू क्या होगी 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा, अल्फा क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो ये आपके पास फाइनली इक्वेशन का आंसर आ गया, y माइनस का 5 एज इट इज। साइन 45 डिग्री क्या होता है भैया, ये होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इक्वल टू के बाद x माइनस 2 का x माइनस 2, और cos 45 भी किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के। सही है, इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस का 5 इज इक्वल टू x माइनस का 2। तो हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस का y माइनस का 2, इधर ये देखो जब माइनस का 5 यहाँ पे आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसकी फाइनली इक्वेशन मेरे पास ये आ रही होगी। क्लियर है भाई, तो आपको सिमेट्रिक फॉर्म का ये वाला फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही है इसके ऊपर भी आप सॉल्विंग कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। इसके ऊपर अगर सॉल्विंग करोगे तो यहाँ पे बस एक मसला आएगा, आपको पी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। तो चूंकि हम पी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि पी का फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो खाली इस वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम सिमेट्रिक वाले फॉर्मूले के ऊपर चले गए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो तो आप इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने मंतक की अंजाम पे पहुंचता है। जल्दी से बता दो भाई तमाम के तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको होमवर्क आ रहा है, पास्ट पेपर से लेकर बेहतरीन क्वेश्चन है। पी की वैल्यू गिवन है, थीटा गिवन है। सिंपल तरीके से आपसे कह रहे हैं परपेंडिकुलर फॉर्म बताओ क्या होगी। सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल दोगे एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद पी। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डालोगे आपके पास परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है मेरा बेटा, ईदी का क्वेश्चन था। घर पे बैठ के, घर पे बैठे हुए आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है मेरा बच्चा। आज के लेक्चर के बस एक छोटे से आखिरी कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं, इसके बाद बाखुदा लेक्चर एंड हो जाएगा। ये बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगेन ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाना पसंद कर रहा हूँ। इक्वेशन की एक आखिरी टाइप पढ़ा रहा हूँ। भाई पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है। अगर मुझसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म, या मुझसे पूछ लिया जाए पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, कैसे फिगर आउट करेंगे। भाई देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज आप सिंपल तरीके से यहाँ पे कंसीडर करते हो। लेट सपोज आप क्या कंसीडर कर रहे हो कि आपके पास एक लाइन है, वो लाइन सिंपल एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे कट कर रही है, कुछ भी कर रही है। आपके पास सिंपल सी एक लाइन है। आपने उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लिया, और लेट सपोज आपने उस पॉइंट को क्या कह दिया, x1 y1। क्या कह दिया आपने उस पॉइंट को, x1 y1। मैं आपसे कहता हूं कि उस पॉइंट से 10 मीटर के फासले के ऊपर एक और पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है, बंदा सोचेगा तो सही, यार ये 10 मीटर इस साइड पे मूव करने को कह रहा है या इस साइड पे मूव करने को कह रहा है। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या दिया मैंने आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया इस पॉइंट के 10 मीटर के रेडियस के ऊपर एक और पॉइंट है, अब आप सोचोगे कहीं ना कहीं कि यार ये इस तरह के पॉजिटिव रेडियस की बात कर रहे हैं सर या नेगेटिव रेडियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में तो पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे। अगर मुझे प्लस का 10 गेम हो सकता है इस तरह चला जाऊं, अगर नेगेटिव 10 गेम इधर आ जाऊं। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया इस पॉइंट के अंदर, लेट सपोज मैं अपनी बात को आसान कर देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस पॉइंट के अंदर आप 3 यूनिट्स का इजाफा कर दो। मैं आपसे क्या कहता हूं, इस पॉइंट से आप 3 यूनिट्स आगे चले जाओ, या मैं आपसे कहता हूं इस पॉइंट से आप 3 यूनिट्स आगे जाओ। अब सोचने वाला तो सोचेगा भाई कि इधर आगे जाऊं 3 यूनिट्स या इधर आगे जाऊं 3 यूनिट्स, किधर की बात कर रहे हो आप। तो ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशन जो कि डिस्टेंस की फॉर्म में बात करती है, ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशन जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करती है, उस इक्वेशन को हम डिस्कस करने वाले। और ये बहुत ही सिंपल चीज है, जो हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म का, या हमारे पास सिंपल तरीके से एक नॉर्मल स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, वहीं से हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला, एक्स माइनस का x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा या cos अल्फा, y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, और ये बराबर है किसके, किसी भी डिस्टेंस r के, किसी भी डिस्टेंस r के। हमारे पास सिंपल तरीके से r यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी x1 y1 एंड x, y। यानी कि जो r पॉइंट आ रहा है, ये बेसिकली डिस्टेंस है, किसके दरमियान का डिस्टेंस है, एक पॉइंट x, y के और एक पॉइंट x1 y1 के। यानी कि हमने अभी तक क्या बात करी उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई देखो, हमारे पास सिंपल तरीके से लेट सपोज ये वही सिमेट्रिक फॉर्म आ रही है, वही हमारे पास सिंपल तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये इक्वेशन आ रही है। हमारे पास यहाँ पे r किसके बराबर है, आर बेसिकली इनके डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर आर आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हमारा आर है। और ये आर कौन सा डिस्टेंस है, इस पॉइंट x1 y1 से लेके, यानी कि 2 पॉइंट जिनकी हम बात कर रहे थे उनके दरमियान का डिस्टेंस है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई, तो हम यहाँ से अगर अगर मैं इस पहले वाले फॉर्मूले को ऐसे कंसीडर कर लूं, यानी कि चूंकि तीनों चीजें आपस में बराबर आ रही हैं, तो अगर मैं कह दूं कि x माइनस का x1 डिवाइड बाय cos थीटा बराबर है r के, तो यहाँ से मेरे पास पहला फॉर्मूला आ जाएगा। और ये पहला फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस का x1 इज इक्वल टू r cos थीटा। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से ये क्या है, y माइनस का y1 डिवाइड बाय sin थीटा बराबर है r के, तो यहाँ से मेरे पास एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y माइनस का y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। मैं आसान भाषा में भी इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर x और y की वैल्यूज क्या होती हैं, ये होती है x इज इक्वल टू x1 प्लस का r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू y1 प्लस का r sin थीटा। इन इक्वेशंस को आपने बहुत रट्टे मारे होंगे, ये इक्वेशंस किसकी होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन की। इनके आपने रट्टे बहुत मारे हुए हैं, मगर आप में से किसी को नहीं मालूम होगा इक्वेशंस आ कैसे रही होती है। कैसे आ रही होती है मेरा बेटा, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आया हमें उस पॉइंट से ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो हम जिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेस को यूज कर रहे होते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्मुलाज होते हैं, जहाँ पे x1 हमारा एक पॉइंट है और x y हमारा एक पॉइंट है। तो अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सिंपल तरीके से x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशंस होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। और ये क्या इक्वेशंस आ रही हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस का r cos थीटा, और y के लिए क्या आ रही है, y इज इक्वल टू y1 प्लस का r sin थीटा। अभी मैं इसके क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करवाऊंगा, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अभी इक्वेशंस को देख के बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन, आपसे कहता है एक लाइन है जो कि पास कर रही है 3,4 से, एक लाइन है जो कि पास कर रही है किससे, 3,4 से। यानी कि आपको सबसे पहले एक पॉइंट गिवन है,
ये पॉइंट क्या होगा, x1 y1 लेट सपोज आपको गिवन है, क्या गिवन है 3,4। आगे कहता है कि एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ये लाइन फॉर्म कर रही है एंगल 60 डिग्री का। एंगल किसका फॉर्म कर रही है मेरा बेटा, 60 डिग्री का। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन व्हिच लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि आप क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आपको आर का वैल्यू यानी कि रेडियस का गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है 5 यूनिट्स। सही है, आपसे कहता है कि बताओ इस पॉइंट्स के, इस पॉइंट के, लेट सपोज ये पॉइंट x1 y1 यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि इस पॉइंट से 5 रेडियस के फासले के ऊपर एक और पॉइंट है, बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम कैसे फिगर आउट करेंगे, आया ये ऊपर है नीचे, पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्मुलास पे करेंगे। क्लियर है मेरा बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है x1 y1। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट के 5 मीटर या 5 रेडियस के फासले के ऊपर एक और पॉइंट है। अब हमें फिगर आउट कैसे करना है कि भाई ये पॉइंट इस जानिब है या इस जानिब है। उसके लिए हम पैरामेट्रिक इक्वेशन से फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 प्लस का, सिंपल तरीके से फॉर्मूला तरीके से लिख देता हूं, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस का r cos थीटा। क्या फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस का r cos थीटा। सिंपल तरीके से आंसर्स आ जाएंगे। क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 3 प्लस का 5 का 5 एज इट इज, cos की वैल्यू क्या आ रही है cos थीटा, तो cos 60 हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। 3 का 3 एज इट इज प्लस का 5 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू मेरा बेटा मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट टेबल ट्रिगोनोमेट्री का सिखाया हुआ है। नहीं भी सिखाया हुआ तो मेरे चैनल के ऊपर जाके कोई मैं इसकी प्लेलिस्ट में जाके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को मैंने आसान तरीके से क्लियर किया है, उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। cos 60 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, हाफ के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर फिगर आउट कर दो, ऑब्वियसली इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 6 प्लस 5, ऑब्वियसली 11 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5.5 आ जाएगी। इसी तरीके से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। y की वैल्यू कैसे आएगी मेरा बेटा, y का फॉर्मूला होता है, y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस का r sin थीटा। सही है ना मेरा बेटा। तो क्या बन जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, देखो y1 की वैल्यू आ रही है 4, सही है, प्लस का सिंबल। r की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बच्चा, r बराबर है हमारे 5 के, 5 का 5 आ गया, साइन का साइन एट इज साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है भैया। सिंपल तरीके से साइन 60 के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मैंने आप लोगों को अगेन साइन की वैल्यूज बताई है क्या होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का 4 एज इट इज प्लस का 5 एज इट इज, साइन 60 किसके बराबर होते हैं, बराबर होते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2 के। सही है मेरा बेटा। सबसे पहले फिगर आउट कर लो 5 इंटू √3, √3 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1.7 की होती है। तो अगर 5 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 1.7 तो क्या बन जाएगा 5 7 दर क्या हो जाएगा 35 का 5 और 3 कैरी। आपके पास आगे क्या हो जाएगा 5 अंदर 5 6 7 8, क्या बन गया 5 अंदर 5 और 3 का इजाफा कर दो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। सही है, क्योंकि डेसिमल एक प्लेस से पहले आ रहा है तो यहाँ पे भी एक प्लेस से पहले आ जाएगा। तो क्या बन गया 4 प्लस का 8.5 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल तरीके से एलसीएम ले लेंगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जार 8, 8 प्लस 8.5 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी 8 प्लस 8 इज 16, 16.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको अगर फर्दर आप सिंपलीफाई करना चाहो तो मेरा बेटा देखो सारी बेसिक मैथ में साथ साथ क्लियर करता रहा हूं आप लोगों की। अगर मुझे इसको डिवाइड करवाना है 16.5 को 2 से तो क्या बन जाएगा 2 8 जर 16 का 16 एज इट इज आ गया। सही है। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0.5 बचा। अब जब 0.5 बचा तो डेसिमल लूंगा ताकि यहाँ पे कैरी हो सके। हमारे पास सिंपल तरीके से क्या ले लिया हम लोगों ने, डेसिमल ले लेना है। क्या ले लेना है मेरा बेटा, डेसिमल ले लेना है। तो डेसिमल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 की टेबल में 50 कहाँ पर आएगा 25 के ऊपर आ रहा होगा, 24 पे आ रहा होगा, 25 पे आ रहा होगा, 5 to 50 हो जाएगा, हाँ 25 पे आ रहा होगा। मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, y का 8.25 समाव आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा 8.25। तो आपको फाइनली इस तरीके से x, y की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आ रही होगी 5.5, 8.25। क्वेश्चन में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, देखो मेरा बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, काइंडली क्वेश्चन को देख के परेशान मत होइएगा। किसी और बात को लेके परेशान है तो चलेगा, कोई मसले की बात नहीं है, क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट की उसने आपको वैल्यू दी हुई है। क्या वैल्यू है 3,4। सही है। कहते हैं कि आपका जो पॉइंट है ना ये एंगल मेक कर रहा है, कोई मसले की बात नहीं, एंगल भी फॉर्म हो रहा है। आगे कहते हैं कि विद एक्स एक्सिस, कहते हैं कोऑर्डिनेट बताओ लाइन के।
अगर आपके इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक और पॉइंट मौजूद है तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यानी कि हमारे पास x1 y1 गिवन है, हमें एंगल भी गिवन है, हमें आर भी गिवन है। जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपसे कहा जाएगा कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान के फासला बताओ, या फिर ये बताओ कि भैया दूसरा पॉइंट कितने फासले पे मौजूद है, तो उसके लिए हम हमेशा पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यूज करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, x इज इक्वल टू x1 प्लस का r cos थीटा, और y के लिए क्या होती है, y इज इक्वल टू y1 प्लस का r sin थीटा। सिंपल तरीके से यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। बस एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि नस साइड पे पूछा जा चुका है, उसके ऊपर फाइनली इस लेक्चर को फिर एंड कर रहे होंगे। जल्दी से पहले क्वेश्चन देख के मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई मसला किसी बच्चे को। अब जो आपके सामने मैंने लिखा है ना मेरा बेटा क्वेश्चन, ये मेरी आज की जितनी मैंने मेहनत करी उसका निचोड़ है। मैंने जितनी अभी तक मेहनत करी, यकीन मानो उस गले का बिल्कुल निचोड़ ये लास्ट का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन पे बस आज के लेक्चर को एंड करेंगे। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्वेश्चन है, नस साइड पे आ चुका है, आपके पास यूईटी लाहौर साइड पे आ चुका है। इट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन अ लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 2। कहता है कि भैया आपके पास आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने एक पॉइंट के जो कि एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी उसने आपको इक्वेशन दे दी। एक लाइन की उसने आपको इक्वेशन दे दी और लाइन की इक्वेशन क्या दे रहा है, 3x माइनस का 4y इक्वल टू के बाद 2। कहता है कि भैया आगे सुनो, आगे सबसे मजे की बात कर रहा है। आगे कहता है तुम्हारे पास जो पॉइंट आ रहा है उसके कुछ फासले के ऊपर ना सिर्फ एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है 2,1 का, बल्कि 10 यूनिट्स के फासले पे वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो आपके पास एक सिंपल तरीके से एक मासूम सी लाइन आ रही है। लेट सपोज हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए का वैल्यू गिवन है हमें 2,1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। इस क्वेश्चन आपको चूंकि एंगल नहीं गिवन तो उसने आपको लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन दे दी। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली आपसे कह रहा है कि यार आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सही है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, एक लाइन है। आगे कहता है आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने एक लाइन के ऊपर, ओके। और उस लाइन की उसने आपको देन इक्वेशन दे दी। क्या इक्वेशन दे दी, 3x माइनस का 4y इक्वल टू 2। सही है। आगे आपसे क्या कहता है कि भाई आपको जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना वो 10 यूनिट के फासले के ऊपर है। किससे 10 यूनिट के फासले के ऊपर है, पॉइंट ए से। यानी कि आपको इस तरफ किसी 10 यूनिट पे जाना है, इस तरफ कहीं 10 यूनिट पे जाना है। यानी कि बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपको बेसिकली आपका जो पॉइंट ए है उससे 10 यूनिट के फासले के ऊपर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब हमें ये तो नहीं पता कि यार हमें या तो इस तरफ जाना पड़ेगा या इस तरफ जाना पड़ेगा। अब कभी भी हम इस बात में फंस जाए कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आ रहा होगा, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हम क्या काम करते हैं मेरा बेटा, उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं सिंपल तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन को, या डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज कर रहे होते हैं। अब कोई बंदा माइकल अली कह सकता है सर इसमें डायरेक्टली आप पॉइंट में 10 का इजाफा कर दीजिए, बट मेरा बेटा आपको थोड़ी पता है किस तरीके से इजाफा होगा। अब ये बात आपको थोड़ी पता है कि 10 का इजाफा है 10 की कमी है, आपको क्या पता पॉइंट कहाँ मिल रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा, तो डायरेक्टली वाली फरकारी नहीं करना, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको एक पॉइंट ए गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इस पॉइंट ए से 10 यूनिट्स के फासले के ऊपर जो पॉइंट गिवन है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इस पॉइंट ए से 10 यूनिट के फासले के ऊपर जो एक और पॉइंट गिवन है बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू को बताना है भैया, उसकी वैल्यू को। अब कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें एंगल गिवन था, इसमें इक्वेशन दे दी। सबसे पहले स्लोप निकाल लो भैया। अगर मैं इस इक्वेशन से स्लोप निकालूंगा सारी चीज आसान हो जाएंगी मेरा बेटा। तो इक्वेशन के जरिए स्लोप कैसे निकालते हैं सब बता चुका हूँ। स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म वगैरह सब पढ़ा दिया मैंने भैया, सब पढ़ा दिया। तो मेरा बेटा 3x का 3x एज इट इज, प्लस के 2 को जब यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। नेगेटिव का 4y जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। सही है मेरा बेटा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे पूरी टर्म से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स, और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, ये आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स, और नेगेटिव का 2/4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हाफ हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी हमने पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट किया। अब इसको स्लोप आपके पास जो पॉइंट फॉर्म होते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, उसके ऊपर लेके उसको अगर उसकी ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवाओ तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस का b। तो देखो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास स्लोप की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 4 आ गई। क्लियर है मेरा बेटा। और आपको याद हो ना याद हो कि स्लोप का फॉर्मूला ओरिजिनली क्या होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करवा दूं, यानी कि मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 4 आ गई। क्लियर है मेरा बेटा। हमने सिंपल तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है हमने वहां से स्लोप निकाला, और स्लोप चूंकि बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब आपने मैट्रिक क्लास अगर किसी ढंग की ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ी हुई तो आपको मालूम होगी टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दे प्रॉपर्ली ब्रश। क्या होता है, दे प्रॉपर्ली ब्रश। क्लियर है मेरा बेटा। तो अगर अब मुझे साइन थीटा फाइंड करना है,
क्या फाइंड करना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव। तो देखो पीपल की वैल्यू तो वो 3 की 3 रहेगी परपेंडिकुलर की। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा, गलती से आपने पढ़ा होगा क्या? पाइथागोरस थ्योरम। आपको मालूम होगा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अगर मुझे एच की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी? अंडर रूट के अंदर पी क्या है मेरे पास? 3 का स्क्वायर 9 और बी क्या है मेरे पास? 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है भाई? पी क्या है मेरे पास? 3 और बी क्या है 4। तो सिंपल तरीके में डाल दो, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो 16 प्लस 9 क्या होता है? सिंपल तरीके से 25 के बराबर होता है। 25 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्लियर? साइन थीटा का आंसर क्या आ गया? 3 डिवाइड बाय 5 आ गया। इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा भी फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है कर्ली ब्राउन हेयर। क्या होता है? कर्ली ब्राउन। देखो बेस की वैल्यू क्या है? 4 और हेयर की वैल्यू क्या है? 5। इस तरीके से हमने पहले तमाम चीजें फाइंड कर ली। सबसे पहले क्या निकाला था हम लोगों ने? स्लोप कैलकुलेट किया था। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद टेंजेंट थीटा फाइंड किया, वहां से साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब फाइनली मैं अपने पॉइंट्स को फाइंड करने पे जाऊंगा। हमें इस क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या फाइंड करना है? पॉइंट्स फाइंड करने थे। अब फाइनली मैं पॉइंट्स को फाइंड करने पे जाने वाला हूँ। पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? देखो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशंस का सहारा लेंगे। और ये इक्वेशन कौन सी होगी? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लेंगे या फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे। क्या इक्वेशन होती है मेरा बेटा? यानी कि मुझे अपना पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा? एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस का आर कॉस थीटा। और y के लिए क्या होता है? y के लिए होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस का आर साइन थीटा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? x के लिए ये होता है, y के लिए ये होता है। अच्छा भाई, अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन में नहीं मालूम कि हमारा रेडियस इधर पॉजिटिव का या इधर नेगेटिव का, तो दोनों पे फाइंड कर लेंगे। वैसे कोई मसले की बात तो नहीं होगी। खैर हो गई। क्या कर लेंगे? x1 प्लस हम सिंपल तरीके से एक बार हम इस पॉइंट की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे और एक बार नेगेटिव 10 पे भी फाइंड कर लेंगे पी डैश के ऊपर। अच्छा भाई, बहरहाल हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? हमें ये पॉइंट गिवन है 2,1। ये जो पॉइंट हमें 2,1 गिवन है, ये क्या आ रहा है? x1, y1 आ रहा है। सिंपल तरीके से यहाँ पे डाल दो, क्या बन जाएगा? 2 का 2 r। पहली बार हम पॉजिटिव का p निकालना चाह रहा हूँ, तो ये क्या होगा? प्लस का 10 रेडियस डाला जाएगा। क्या बन जाएगा? cos। cos थीटा की देखो वैल्यू क्या है मेरे पास? 4 डिवाइडेड बाय 5 का 4 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। y1 की वैल्यू क्या है? देखो y1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। y1 1 के बराबर है। प्लस का r कौन सा पहली दफा डालने? पॉजिटिव का 10 डालने। आगे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? 5 2 जार 10 और इट विल बिकम 2 प्लस का 2 2 जार 4 हो जाएगा, है ना भाई? प्लस का 2 आ जाएगा, 5 4 2 जार क्या हो गया? 8 हो गया। कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज। 5 2 जार 10, 3 2 जार 6 और 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 प्लस का 6 हो गया। तो क्या बन गया? ये 8 प्लस 2 10,7। तो पहला जो पॉइंट आ रहा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव रेडियस के ऊपर क्या मिल रहा होगा मुझे? प्लस का 10 मिल रहा होगा। चूंकि क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि भाई देखो आपका जो ये पॉइंट है, ये रेडियस ए के डिस्टेंस ए के फासले के ऊपर है। जाहिर सी बात है प्लस के डिस्टेंस ए भी हो सकता है, नेगेटिव के डिस्टेंस 10 पे भी हो सकता है। तो अब एक बार हम लोगों ने अभी रेडियस का डाला था अपना, प्लस का 10 डाला था। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम रेडियस कौन सा डालेंगे? नेगेटिव का 10 डाल देंगे मेरा बेटा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब की बारी में एक्स कॉमा वाई निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे? नेगेटिव का 10 पे निकाल लेंगे। क्या बन जाएगा? ये सिंपल तरीके से हो जाएगा 2 माइनस का 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। जहां जहां आर आ रहा था खाली वहां पे नेगेटिव आ रहा है ना। क्या बन जाएगा? y1 की वैल्यू 1 ही है। और आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा भाई, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 5 2 10, क्या हो जाएगा? और 4 2 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का 1। 5 2 10, 10 2 6। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया? 6 हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 में से 8 गया तो नेगेटिव का 6 कॉमा नेगेटिव का 5। तो अब की बारी में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव कॉमा नेगेटिव 5। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो यही दो आंसर आ रहे होंगे। तो मेरा बेटा मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा, बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं है। आपके फाइनल ये दो आंसर्स आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी? देखो क्वेश्चन में बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास क्या है। आपको क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि देखो आपके पास एक पॉइंट ए एग्जिस्ट कर रहा है। इस पॉइंट ए से 10 यूनिट्स के फासले के ऊपर पॉइंट है, आपको उनकी वैल्यू, उनकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने ये नहीं बताया हुआ कि आया ये +10 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव 10 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही है ना? तो हमने सिंपल तरीके से इसलिए दो डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड किया। अब जो भी आंसर में पॉइंट अवेलेबल होगा हम उसके ऊपर अपना आंसर टिक कर देंगे। दोनों पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, दोनों हमारा करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से जो ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है, आपने क्या करना है?
आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले उससे स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली, और स्लोप बेसिकली टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। ये वाला सारा काम तो है मेरे ख्याल में बच्चों वाला काम है। आपने यहाँ से इस काम को समझना है कि भाई ये काम क्या किया हम लोगों ने, सिंपल इन पॉइंट्स की वैल्यूज को फाइंड करा। लेट सपोज मैंने एक पॉइंट को पी कह दिया, एक पॉइंट को पी डैश कह दिया। ये पी कौन सा, जब मेरा आर पॉजिटिव 10 है, और ये पी डैश कौन सा, जब मेरा आर कैसा आ रहा है, नेगेटिव का 10 आ रहा है। आर कैसा आ रहा है मेरा बेटा, जब मेरा नेगेटिव का 10 आ रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? तो हमारे पास ये पी डैश आ रहा है। इस पैटर्न के ऊपर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे गए। बाकी सारी बातें तो सेम है, पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा दी, मैंने आपको हर तरह की इक्वेशन पढ़ा दी। तो यहाँ पे फाइनली हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट फाइनली एंड होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ना सिर्फ डिफरेंट तरह की इक्वेशंस को समझा, बल्कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, ना सिर्फ ये बल्कि पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म भी समझी। हम लोगों ने आज के लेक्चर में तमाम की तमाम बातें समझी हैं। मेरा बेटा फाइनली हम अपने आज के लेक्चर को मंतकी अंजाम पे पहुंचा सकते हैं, और हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको लेक्चर पसंद में आया होगा। इफ यस देन जस्ट लेट मी नो इधर इन कमेंट सेक्शन, और फिर आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।